विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएनएस का चैप्टर 4 और उसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, तीनों। और अबेटमेंट को समझना इसलिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि 2 तरह से अपराध किए जाते हैं। एक होता है जो एक व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, सिंगल पर्सन हु इज़ डूइंग दैट क्राइम। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो संगठित रूप से किए जाते हैं, जो सामूहिक रूप से किए जाते हैं। तो उसमें किसी की भूमिका थोड़ी है और किसी की भूमिका ज़्यादा है। किसी की भूमिका क्या है उसको देखने के लिए अबेटमेंट है कि कहाँ से प्रेरित है, उसको फोर्स कहाँ से मिल रही है, उसको ड्राइव कहाँ से मिल रही है, उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है क्राइम करने के लिए। तो वो अबेटमेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक आदमी अपराध करने की सोच रहा है तो 2 परिस्थितियाँ उसके सामने होती है। एक उसको इनकरेज कर रहा है और एक उसको डिस्करेज कर रहा है। यदि उसको डिस्करेज कर रहा है तो अपराध नहीं करेगा, और एनकरेज कर रहा है तो अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, उसमें हिम्मत बढ़ जाएगी। तो इसलिए अबेटमेंट को भी हम उतना ही बड़ा क्राइम मानते हैं जितना कि अपराध करना है। क्योंकि एक किसी को थोड़ी सी भी हिम्मत देने पर वो उसमें क्राइम के सागर के अंदर गोता लगा जाता है, और वहाँ से जिंदा निकले ना निकले वो अलग बात है। तो हम देखते हैं इसके अंदर। तो ए पर्सन अबेट्स 45 है सेक्शन, तो इसको हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। क्योंकि प्री के अंदर जो आपका एक्ट है, बेयर एक्ट है, उसके जो सेक्शंस है उनका एक एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यहीं से वो कीवर्ड निकल के आएंगे जिनसे आप प्री के तो आंसर बहुत आसानी से दे भी पाएंगे, लेकिन साथ साथ मेंस के अंदर भी आपको उन्हीं चीज़ों पर फोकस रखना है। तो आइए देखते हैं। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। तो पहला क्या आ गया? तो पहला यहां आ गया इंस्टिगेट, उसको उकसा रहा है क्या करने के लिए? कोई भी अपराध करने के लिए। सेकंड बी देखो, एंगेजेस विद वन और मोर पर्सन और पर्संस इन कंस्पिरेसी, इन एनी कंस्पिरेसी, कोई साजिश रच रहा है। दूसरा कंस्पिरेसी होगी फॉर डूइंग दैट थिंग, उसको करने के लिए। और तीसरा इफ द एक्ट, और कौन सा एक्ट करने के लिए? इफ द एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कंस्पिरेसी और इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग। तो ये भी। और तीसरा है इंटेंशनली एड्स, तीसरा ये आ गया। क्योंकि हमने पहले जर्नल एक्सेप्शंस पढ़े थे, उसके अंदर ये था कि इंटेंशनली कोई काम करता है तो ये अपराध होगा। मान लो कोई अबेट कर रहा है, और कैसे कर रहा है? किसी डर की वजह से, पीछे से उसको गन पॉइंट पे ले रखा है किसी ने और कह रखा है तू इससे ये काम करा, तो वो जो काम करा रहा है वो क्या हो जाएगा? वो अबेटमेंट क्या होगी? अपराध नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंटेंशन नहीं है वहाँ पर। वो कैसे कर रहा है? वो अंडर कंपल्शन कर रहा है, वो किसी मजबूरी में कर रहा है, तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा ये। ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको दोबारा देखते हैं। अ पर्सन अबेट्स ऑफ डूइंग ए थिंग, कि एक व्यक्ति को अबेटर की उसमें कब लिया जाएगा? तब जब वो इंस्टिगेट कर रहा है, और दूसरा कोई कंस्पिरेसी कर रहा है किसी काम को करने की। एक्ट के अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, हमने पहले भी देखा था, ओमिशन भी आएगा और करना भी आएगा, एक्ट भी आएगा। तो यहाँ पर ओमिशन, इलीगल ओमिशन, ये एक्ट कैसा है? जिस चीज़ के लिए वो प्रेरित कर रहा है, जिस चीज़ के लिए वो साजिश रच रहा है, और वो कैसा है? वो इलीगल है, पहली बात। और दूसरा क्या है? इंटेंशनल है। तो यदि ये तीनों इंग्रेडिएंट है, इंस्टिगेट कर रहा है, इंटेंशनल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अबेटमेंट हो जाएगा। यहाँ भी कोई कंस्पिरेसी रच रहा है, इंटेंशनली रच रहा है, तो वो हो जाएगा। और तीसरा मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया यहाँ पर? इलीगल एक्ट के लिए। लीगल के लिए तो कोई प्रोत्साहित करते हैं ना बच्चे को, मेहनत करो बहुत अच्छा है, वो भी तो इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें क्या है? इंटेंशन अलग है, और वो इलीगल के लिए नहीं कर रहे, लीगल के लिए कर रहे हैं। तो इलीगल होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए? इंटेंशनल होना चाहिए, तो ही वो अबेटमेंट के इसमें आएगा। अब एक्सप्लेनेशन देखिए। अ पर्सन हु विलफुली मिसरिप्रेजेंट और बाय विलफुली कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, या तो मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, और या कोई फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है उसको कंसील कर रहा है, उसको छुपा रहा है विलफुली, जानबूझकर, विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, जो उसको बतानी चाहिए थी। वॉलेंट्री कॉजेज एंड प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट टू कॉज और प्रोक्योर एनीथिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट दैट डूइंग और थिंग।
और उसके इस वजह से ही क्या माना जाएगा कि ही हैज़ इंस्टिगेटेड दैट थिंग। क्यों? आधार क्या है कि वो जो काम कर रहा है वो यदि उसको सही सही जानकारी होती तो शायद नहीं करता। तो क्यों कर रहा है वो? ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन। या क्यों कर रहा है? बिकॉज सम फैक्ट्स हैज़ बीन कंसील्ड फ्रॉम हिम, कुछ फैक्ट्स उससे कंसील कर लिए गए हैं, और यदि वो फैक्ट्स कंसील हो गए तो उसके पास ही इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जब उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी वो कोई काम कर सकता है। अधूरी जानकारी खतराए जान, ऐसा सुनने में भी तो आता है ना कि अधूरी जानकारी होती है वो क्या होती है, वो हमेशा घातक होती है। तो यहाँ पर भी ये है कि जो भी या तो तथ्यों को तरोड़ मरोड़ रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, या किसी चीज़ को कंसील कर रहा है, किसी फैक्ट्स को छुपा रहा है, और वो फैक्ट क्या होने चाहिए, वो डिस्क्लोज होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे, तो भी किस में आ जाएगा? अबेटमेंट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर लेट्स टेक द इलस्ट्रेशन। A public officer is authorized by warrant from a court to apprehend Z। Z को गिरफ्तार करने के लिए पब्लिक ऑफिसर को नियुक्त किया गया। बी यहाँ क्या है? बी है, बी पे यहाँ इंस्टिगेटर की भूमिका में आ गया। यहाँ अबेटमेंट, इंस्टिगेट कर रहा है। बी नोइंग द फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड, कि सी जेड नहीं है, विलफुली रिप्रेजेंट ए दैट सी इज जेड। ए को क्या यकीन दिला देता है कि सी ही जेड है। तो ये कैसे यकीन दिला रहा है? इंग्रेडिएंट देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत बता रहा है, कंसीलमेंट भी हो रही है, उसके असली को जानता है वो तो कि सी कौन है और जेड कौन है वो जानता है, उसके बाद भी बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, और इंटेंशनली जानबूझकर कर रहा है। तो ये किस में हो जाएगा? अबेटमेंट में हो जाएगा। देयर बाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू एप्रीहेंड सी, और जानबूझ के क्या कर रहा है कि ए सी को गिरफ्तार करे। तो ए अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। तो ये एक्ट कैसा था? एक्ट तो लीगल था, उसको वारंट जारी कर रहे थे, लेकिन किसको गिरफ्तार करने के लिए थे? जेड को। ये हाँ, जेड को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन उसने क्या कर दिया? मिस रिप्रेजेंट कर दिया और कंसील कर दिया, और सी को क्या बना दिया? जेड बना दिया उसको, और इंटेंशनली जानबूझकर, ताकि सी गिरफ्तार हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया? अबेटेड, ही हैज़ अबेटेड दिस एक्ट। ठीक है, लेट्स सी अदर इलस्ट्रेशन ऑल्सो। हाँ, एक्सप्लेनेशन है फिर। whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that fact। ये कोई भी किसी भी तरह की मदद करता है तो उसको यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो है नहीं, तो इसको एसेसरी बोलेंगे कि किसी भी आदमी को फैसिलिटेट कर रहा है, किसी भी तरह की मदद पहुंचा रहा है उस क्राइम को करने के अंदर, तो वो भी ही इज़ ऑल्सो लाइबल। तो यहाँ कह दिया ना whoever, तो वो भी जैसे गाड़ी मुहैया करा दी, उस आदमी को पता है कि भी इस आदमी की नेचर क्या है, किस तरह का है, ये है, उसके बाद उसको गाड़ी दिलवा रहे हो आप क्राइम करने के लिए, तो आप पूछ सकते हो ना भाई किस काम में लेनी है, और आपको पता ही है उसका, तो फिर यहाँ पर भी अपराध हो जाएगा कि आप किसी भी तरह से मदद कर रहे हो उसको। आप जबकि आपकी नॉलेज में ये है कि ये किस तरह के काम करता है, उसके बाद आप उसको गाड़ी दे रहे हो, आपको पता है ये लूट करता है, चोरी करता है, फिर आप गाड़ी दे रहे हो, तो ठीक है, आप इंस्टिगेशन में ही आ गए, आप उसको हेल्प कर रहे हो। तो यहाँ पर वर्ड क्या आ गया? कमीशन ऑफ एन एक्ट, और फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, मदद कर देता है उसकी। चोर है, चोरी करके भाग रहा है, आप अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हो, तो आप भी उसी चीज़ में आ जाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू 46। अब ये इसको डिटेल में हम जा रहे हैं। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, कौन होगा, कब होगा, ये देख रहे हैं। हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, जो ऑफेंस होने वाला है, इफ कमिटेड बाय द पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर। अब जैसी नॉलेज है वो, अब इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम समझ लेते हैं। पर्सन कैपेबल बाय लॉ, तो कैपेबल बाय लॉ का मतलब क्या हो गया?
इनसेन नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, वो सब। तो इफ़ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, तो जो हमने जनरल एक्सेप्शंस में देखे थे उनके अलावा, तो विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर। इसका मतलब क्या है, मैंने किसी को किया है उसी सेम नॉलेज के साथ करता है तो वो अबेटर माना जाएगा। कौन माना जाएगा? वो व्यक्ति, जैसे मैं किसी को करता हूँ, किसी को इंस्टिगेट करता हूँ, उकसाता हूँ, किसी को तैयार करता हूँ, कंस्पिरेसी किसी के साथ मिलकर बनाता हूँ जानबूझकर, और वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, तो क्या माना जाएगा यहाँ पर कि वो पर्सन कैसा होना चाहिए, कैपेबल बाय लॉ होना चाहिए और कमिटिंग दैट ऑफेंस। तो अदरवाइज तो फिर वो उसके दायरे से बाहर आएगा। ये भी हम आगे देखेंगे कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, इनसेन है, कोई इनकेपेबल है, माइनर है, तो उस सूरत में क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अबेटर, तो कौन होगा अबेटर? अबेटर वो होगा जो किसी दूसरे को, किसी भी कार्य को, ऐसा कार्य जो इलीगल है, जो ऑफेंस है, उसको करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्लियर? एक्सप्लेनेशन देखो, द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन of the act may amount to an offense, though the abater may not himself be bound to do that act. The abatement of illegal omission, वो क्या हो जाएगा? That would also amount to this. तो abater may not himself be bound to do that act. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 2 के साथ इलस्ट्रेशन करेंगे जब हम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड, और द इफेक्ट रिक्विसिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। अब ये दोनों चीज़ें देख लो। मैंने किसी को इंस्टिगेट किया तो जरूरी नहीं है जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही वो उस चीज़ को अंजाम दे दे, और या मैंने उसको कह दिया कि जाओ और उसको मारो, लेकिन उसको मारने पहुंचे तो स्थितियां वहाँ अलग थी, वहाँ इससे भी ज़्यादा ताकतवर लोग बैठे हुए थे। एक बात। दूसरा, मैंने कह दिया भाई मार दे, तेरे को ये फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इसने सोच विचार करके इसने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो उसमें अबेटर की भूमिका क्या होगी? जब उसने नहीं किया तो भी वो लाइबल होगा। तो इसमें यही बात कह रहे हैं। तो चाहे वो करे अपराध को, चाहे ना करे, मेरा काम तो ख़त्म हो गया। मैंने अपनी बात जब डिस्क्लोज कर दी किसी को कि क्या तू मेरे लिए उसके घर में चोरी कर सकता है, तो मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ? इसको तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने तो अबेटमेंट के लिए किया था, और मेरी अबेटमेंट से वो चोरी करता है तो भी और नहीं करता तो भी मेरी तरफ से काम पूरा हो गया अबेटमेंट का। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी को तैयार कर रहा है किसके लिए? सी के मर्डर के लिए। बी रिफ्यूज टू डू सो, बी ने मना कर दिया। ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर, कि उसका काम तो हो गया ना पूरा। वो जो चीज़ करवाना चाह रहा था वो तो उसने बताई दी उसको, सामने वाले ने नहीं किया किसी भी कारण से, तो इसका काम क्या था? सामने वाले को प्रेरित करना, उकसाना। तो ये तो अबेटमेंट के उसमें आ ही जाएगा, क्योंकि इसने तो किया, सामने वाले ने नहीं लिया उसको सीरियसली, तो दैट इज़ डिफरेंट इशू। तो यहाँ पर क्योंकि यदि इस बात का नहीं कि अपराध तो हुआ ही नहीं, हम क्या कहते हैं? हम जनरली कहते हैं ना कि हमारे मन में चाहे 1000 विचार हो अपराध करने के, जब तक कोई अटेम्प्ट ना हो, जब तक उसका कमीशन ना हो, तब तक वो अपराध माना ही नहीं जाएगा। यूँ तो हम भी दिमाग में लेके 1000 बात सोचते हैं कि भाई इसको मार दे, इसको ये कर दे, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। वो काश तो बहुत लंबी चौड़ी है, सबके पास है, लेकिन वो क्या है? वो चीज़ हम तक ही है। हमने वी हैव नॉट येट डिस्क्लोज दैट टू एनीबडी। हमने किसी के सामने रखी नहीं हुई बात, वो मेरे तक ही है। मेरे विचार बदल भी सकते हैं, लेकिन वंस आई हैव डिस्क्लोज्ड तो उस पर स्टैंप लग गई कि मैंने ऐसा कहा था। तो मैंने उस चीज़ को पब्लिक करने के बाद क्या कर दिया? उसको फिक्स कर दिया, उसको परमानेंट कर दिया कि मैंने किसी को कहा कि इसके घर जा और चोरी कर। अब ये जो मैंने कहा है इसके घर जा और चोरी कर, मेरी तरफ से काम पूरा हो गया कि इसके घर जा और चोरी कर, तेरे को इतना पैसा मिलेगा। तो मेरी तरफ से तो काम पूरा हो गया। अब सेकंड जो पार्ट है कि वो एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता, उसके अंदर कोई दिक्कत है। पहले वो हाँ कर लेता है, या उसने पहले मेरे लिए काम किए हों बहुत सारे, अब उसने सोच समझ के मना कर दिया, तो भी मेरा काम तो मैंने उसका चुनाव सोच समझ के तो किया होगा। मैं कोई भी अपनी ऐसी बात जो नेगेटिव होगी
वो हर किसी के सामने क्यों रख दूंगा? तो यहाँ पर अबेटमेंट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ कर मैं चुनाव करूँगा ना उस व्यक्ति का, क्या ये व्यक्ति मर्डर कर सकता है, क्या इसने मर्डर किए हैं, क्या ये डरता तो नहीं है, वो सारी चीज़ें करके तो चुनाव कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी बात जब उसके सामने रख दी तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब वो किसी कारण से ना करे तो दैट इज़ डिफरेंट इशू। बी देखो, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, बी यू करता है, बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टेप डी, तो डी को वो चाकू वाकू मारता है। डी रिकवर्स फ्रॉम द वूंड, और जो घाव होते हैं, जो चोट लगी होती है, उससे डी रिकवर कर जाता है। तो ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेशन टू कमिट मर्डर, क्योंकि ए ने बी को किसके लिए इंस्टिगेट किया था? मर्डर के लिए। तो जो इंस्टिगेशन है दैट इज फॉर मर्डर, और ये जो बंदा है बी, इसके ऊपर क्या चार्ज लगेंगे? इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के लगेंगे, क्योंकि इसका प्रयास कम रह गया, मर तो जाता, थोड़ा सा और प्रयास करता तो ये तो क्या हो गया? ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज लगेंगे, लेकिन इस बंदे ने तो उसको इंस्टिगेट किसके लिए किया था? मर्डर के लिए, तो इसके ऊपर मर्डर के ही चार्ज लगेंगे। किसी भी कारण से कोई कमी रह गई तभी तो मर्डर नहीं हो पाया। वो बच्चा ताकतवर था, या उसका चाकू प्रॉपर नहीं लगा, या उसने रजिस्ट किया, कोई भी कारण रहा हो, तो यहाँ से तो इंस्टिगेशन किस चीज़ के लिए हुई है? मर्डर के लिए। तो चार्जेस क्या लगेंगे? इंस्टिगेटर के ऊपर, मर्डर के, और जो नतीजा हुआ है, आउटकम जो हुआ है उस इंस्टिगेशन का, जो जिस बंदे ने किया है उसके ऊपर वो चार्ज लगेंगे। यदि वो मर जाता तो मर्डर के उसके ऊपर भी लग जाते, और यदि वो नहीं मरा है तो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे। क्लियर यहाँ? तो लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 3। ये क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। अब कैपेबल ऑफ बाय लॉ मीन्स मैंने पहले उसको तैयार किया, उसके बिना जानकारी के, उसके बिना नॉलेज के मैंने उसको शराब पिला दी। अब शराब पिला दी तो उसका विवेक क्या है? डगमगा रहा है, वो सोच समझने के लिए नहीं है। और मैंने कहा मेरे दोस्त के लिए, मेरे लिए तो इतना काम नहीं करेगा, मैं तेरा इतना अच्छा दोस्त हूँ। अब उसका विवेक तो काम नहीं कर रहा, अब कोई अपराध करा दिया मैंने उससे, तो मेरी इंस्टिगेशन तो उतनी ही है, मैंने तो अपना काम कर दिया। एज एन अबेटर तो मैं हूँ लाइबल हो ही गया। तो ये क्या कह रहा है? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। हम ऊपर बात कर रहे थे ना, कैपेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो और ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन, नॉलेज एज ऑफ द अबेटर, और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। बहुत सारे लोग होते हैं, पिक्चरों में आपने देखा होगा, जो सुपारी किलर होते हैं, वो बड़े निर्दयी होते हैं, उनको लेना देना ही नहीं होता किसी चीज़ से भी। तो उनको किसी ने बुरा किया, वो किसी भाव से नहीं जाते, उन्होंने पैसा लिया और उस व्यक्ति को मारना है, यहाँ तक सीमित है। तो उनको उनकी गिल्टी इंटेंशन, या जिस व्यक्ति को आप करवा रहे हो, हमने 2 चीज़ें और देखी थी वहाँ, मिस रिप्रेजेंटेशन देखा था और कंसीलमेंट देखा था। उसके थ्रू यदि व्यक्ति कर रहा है तो उसकी गिल्टी इंटेंशन तो नहीं है, नॉलेज उसको नहीं है बेचारे को, वो तो गलत फहमी में कर रहा है, या जो फैक्ट्स उस तक पहुँचने चाहिए थे वो नहीं पहुँच रहे, इस वजह से वो अपराध कर रहा है उसे कहने पर। तो एनी गिल्टी इंटेंशन ऑफ नॉलेज। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अबेटमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला लॉ के द्वारा कैपेबल ही हो। जब मैं ही करा रहा हूँ, एक माइनर से करा रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि 7 साल के बच्चे को इतनी नॉलेज है ही नहीं, तो मैं करवा रहा हूँ, तो आई एम लाइबल फॉर दैट। वो बच्चा लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर अभी इतना विवेक ही नहीं है। इलस्ट्रेशन देखते हैं, कई सारी है, इनसे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ए विद ए गिल्टी इंटेंशन अवेट्स अ चाइल्ड, छोटा बच्चा है, और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। कोई ऐसा अपराध कराने के लिए कह रहा है जो ऑफेंस होगा, वो अपराध की बात कर रहे हैं। तो इफ कमिटेड बाय ए पर्सन कैपेबल बाय लॉ, यदि कोई व्यक्ति बड़ा होता या साउंड माइंड का होता तो क्या माना जाता? वो ऑफेंस माना जाता। एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, और उसकी इंटेंशन कैसे होती? जैसे एक ही होती। अब यहाँ ये चाइल्ड है और अनसाउंड माइंड है, उसकी इंटेंशन और एक इंटेंशन तो मैच नहीं कर रही है ना, लेकिन फिर भी अपराध तो हो ही रहा है। हेयर ए वेदर द एक्ट बी कमिटेड और नॉट इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग एन ऑफेंस। वो होता है नहीं है, अब माइनर है, बच्चा है, उसको तो समझ है ही नहीं, तो कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। अनसाउंड माइंड है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पर क्या है, किया या नहीं किया,
अपराध माना जाएगा। वो इस चीज़ की प्ली नहीं ले सकता, साहब ये तो बच्चा है, ये कैसे करता। नहीं, फिर आपने बच्चे के सामने बात क्यों रखी? जब आपको पता है बच्चा है, नहीं कर सकता, तो फिर आपने क्यों रखी? तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमें दो चीज़ देखनी है, एक तो गिल्टी इंटेंशन और दूसरा जिस काम को कराने के लिए कह रहा है वो ऑफेंस होना चाहिए, वो कोई अपराध होना चाहिए। आगे देखो, बी देखो, ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेट बी, ठीक है, अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज टू डू एन एक्ट विच कॉजेज जेड डेथ, और जिससे जेड की मृत्यु हो जाती है। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट डज द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए एंड देयर बाय कॉजेज जेड डेथ। ए वहां पर है नहीं, उसके एब्सेंस के अंदर वो जेड को मार देता है। हेयर दो बी वॉज नॉट कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, ए इज लायबल टू बी पनिश्ड इन द सेम मैनर as if B has been capable by law of committing an offense and had committed murder and he is therefore subject to the punishment of death। मैंने जब ऐसी सूरत होगी कि जिससे मैं अपराध करवा रहा हूँ वो जनरल एक्सेप्शंस में आ जाएगा और जनरल एक्सेप्शंस में आने की वजह से उसको अपराधी करार नहीं दिया जा सकता, ऑल्दो ही हैज़ कमिटेड दैट ऑफेंस। तो जैसे हमने बात की थी अनसाउंड माइंड की, जैसे इसमें बात कर रहा है कि 7 साल से छोटा बच्चा है तो कुछ भी करेगा तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको अपराधी नहीं माना जा सकता। लेकिन जो करवा रहा है वो तो ड्यू इंटेंशन के साथ करा रहा है, वो अवेट कर रहा है, उसको पता है कि ये बच्चा कर देगा। तो यदि वो नहीं आ रहा तो ये कह नहीं सकते जब ऑफेंस ही नहीं हुआ तो फिर मैं लायबल कैसे हूँ। तो इसके लिए वो स्वयं लायबल होगा क्योंकि उसने तो इंटेंशनली उसको चुना है, तो इसलिए वो किस चीज़ के लायबल होगा, मर्डर के लिए ही विल बी लायबल। और जो मर्डर करने के लिए पनिशमेंट मिलेगी वही उसको मिलेगी अबेटर को, और ये माना जाएगा जैसे ये मर्डर इसने खुद ही किया हो क्योंकि उसने चुने ही ऐसे व्यक्ति को है। किसी व्यक्ति की अपनी समझ ना हो तो और आसान हो गया कि उसको तो जो कहा उसने कर दिया, उसका मन है कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, तो उसने कर दिया तो उसका काम और आसान हो गया। तो इस चीज़ की प्ली वो यहाँ नहीं ले सकता। तो यहाँ क्या होगा, ये माना जाएगा कि जैसे वो अपराध इसी ने किया है। सी देखो, इलस्ट्रेशंस को बहुत ही ध्यान से लेना है और बिल्कुल पढ़ना है क्योंकि इलस्ट्रेशंस चीज़ों को बहुत क्लियर कर देती है। मेंस में बहुत बार इसको लेकर सवाल आ जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। हम जब ये सारा हो जाएगा तो कुछ केस लॉज भी लेने शुरू करेंगे इसके अंदर, इंपॉर्टेंट केस लॉ। तो ये पढ़ने के बाद हम कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी लेंगे और 1-2 इम्पॉर्टेंट सिचुएशन भी लेंगे। ऑल दो यहाँ क्लियर हो जाएंगी, पर नहीं हुई तो भी हम अदर एग्जाम्पल्स के जरिए वी विल मेक इट क्लियर। ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर टू ए ड्वेलिंग हाउस, बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, being incapable of knowing the nature of act or that he is doing what is wrong or contrary to law, set fire to the house in consequence of A's instigation. B has committed no offense, but A is guilty of abetting the offense of setting fire to a dwelling house and liable to be punished provided for that offense। इसमें भी वही है जो पहले था। इसके अंदर क्या है, एक ड्वेलिंग हाउस होता है जहाँ कोई लोग रह रहे हो, वहाँ पर उसने क्या कर दिया, उसने आग लगाने के लिए कह दिया। किसको कह दिया, एक अनसाउंड माइंड के बच्चे को, जिसको या बड़ा भी हो सकता है, अनसाउंड माइंडेड कोई भी हो सकता है, उसको कह दिया और वो करता है या नहीं करता, ही इज़ लायबल फॉर दैट ऑफेंस। डी देखो, ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट to be committed instigate B to take property belonging to Z out of Z position, A include B to believe that the property belongs to A। उसने यहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन वाली बात आ गई, उसको क्या जता दिया, B को क्या जता दिया कि Z की जो प्रॉपर्टी, Z के पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है, और B वहाँ से उठा लाया। B कैसे उठा लाया, B गुड फेथ के अंदर उठा लाया, तो B तो यहाँ लायबल नहीं होगा, लेकिन कौन होगा, ए पूरी तरह से लायबल होगा। तो इन गुड फेथ बिलीविंग दैट टू ए प्रॉपर्टी, तो गुड फेथ का पहले हमने देखा था जनरल एक्सेप्शन सारा गुड फेथ के ऊपर था। यदि कोई भी चीज़ विदाउट इंटेंशन और गुड फेथ में की जाती है दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफेंस, तो वो ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर भी यही है,
बी ने जो काम किया है ए की इंस्टिगेशन पे, वो कैसे किया है, वो गुड फेथ में किया और ये मानते हुए किया है कि ये ए की प्रॉपर्टी है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंदर उसने ये काम किया है। उसने कैसे किया है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है चोरी करने की, ना वो चोर है, तो उसने कैसे किया है, ये गुड फेथ के अंदर किया है। तो यहाँ पर ए विल बी लाइबल। बी एक्टिंग अंडर द मिसकंसेप्शन डज नॉट टेक, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है उसकी। थेफ्ट में क्या क्या होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, पोजीशन से बाहर लेके जाना चाहिए, अपने ओन यूज़ के लिए या अपने किसी फ़ायदे के लिए होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो है नहीं, देयरफॉर डज नॉट कमिट थेफ्ट। तो बी के हिसाब से तो परिभाषा बनी नहीं थेफ्ट की, लेकिन ए ने किसके लिए इंस्टिगेट किया था, थेफ्ट के लिए, तो ए विल बी लाइबल। बट ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट एंड लाइबल टू बी पनिश्ड एज बी हैज़ कमिटेड पनिशमेंट इफ बी हैज़ कमिटेड थेफ्ट। और यदि बी ने चोरी की है तो ए ही लाइबल होगा उसके लिए, बी नहीं होगा। एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी उसके लिए अपराध के लिए यदि उकसा रहा है तो अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेट, उसकी अबेटमेंट की अबेटमेंट भी ऑफेंस होगी। तो इलस्ट्रेशन से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। देखो आप, ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड। अब यहाँ तक सीमित नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैंने बी को कहा कि भाई वो सी तेरी बात मानता है, तू सी से बात करके और जेड का मर्डर करा दे। तो मैं यहाँ कौन इंस्टिगेट कर रहा है, ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को और बी इंस्टिगेट कर रहा है सी को। तो बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड एंड सी कमिटेड दैट ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीज इंस्टिगेशन। और बी की इंस्टिगेशन पे सी क्या कर देता है, उसका मर्डर कर देता है। तो बी इज लाइबल टू बी पनिश फॉर हिज ऑफेंस। तो बी जो है, बी इज लाइबल टू बी पनिश फॉर द ऑफेंस विद द पनिशमेंट ऑफ मर्डर एंड ए इंस्टिगेट बी टू कमिट द ऑफेंस, ए इज ऑल्सो लाइबल फॉर द सेम पनिशमेंट। तो इंस्टिगेशन कहीं तक मूव कर जाए, मैंने बी को कहा, बी ने सी को कहा, सी ने डी को कहा, एवरीबडी विल बी लाइबल। हर एक व्यक्ति लाइबल होगा क्योंकि उसके इंस्टिगेशन के अंदर ही वो चीज़ मूव कर रही है। तो यहाँ पर अब एक्सप्लेनेशन 5 देखें आप। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस of abatement by conspiracy that the abater should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. तो ये यहाँ कंस्पिरेसी की बात आ गई। इसको पहले इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं, फिर बिल्कुल क्लियर ये समझ में आ जाएगा। ए कंसर्ट with B a plan for poisoning Z, दोनों मिलके प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ जब मिल जाते हैं तो कंस्पिरेसी हो जाती है, वो इंस्टिगेशन नहीं रहती। इंस्टिगेशन कहाँ होगी, जहाँ B के जहन में ये बात नहीं है, A B को कुछ कह रहा है और B उसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ इंस्टिगेशन हो गई। लेकिन जहाँ दोनों संयुक्त रूप से प्लान कर रहे हैं तो वहाँ कंस्पिरेसी हो जाएगी। तो ये क्या है, ए कंसर्ट्स विद बी अ प्लान, दोनों मिलकर कर रहे हैं और पॉइजनिंग जेड, तो ये क्या होगा, कंस्पिरेसी होगी। इट इज एग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन, बी देन एक्सप्लेन द प्लान टू सी मेंशनिंग दैट द थर्ड पर्सन इज टू एडमिनिस्टर द पॉइजन। ए शैल तो बी किसको करता है, ये प्लान सी को करता है, अ थर्ड पर्सन टू एडमिनिस्टर द पॉइजन बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम, ए का नाम नहीं करता वो। बी सी को निर्धारित कर देता है कि तूने जहर देना है, लेकिन ये नहीं बताता कि ऐसा कौन चाह रहा है, ए चाह रहा है। तो सी एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन, प्रोक्योर मतलब कहीं से लेके आना, and procures and deliver it to B for the purpose of its being used in the manner explained। और C उनको अवेलेबल करा देता है जहर करने के लिए, उसको मारने के लिए। A एडमिनिस्टर, और A क्या करता है, A जहर दे देता है, Z डाइज इन कॉन्सिक्वेंस और Z मर जाता है। तो अब यहाँ A और B की क्या भूमिका रहेगी और C की क्या भूमिका रहेगी वो हम देखते हैं। Here though A and C have not conspired together,
क्योंकि सी उसका हिस्सा नहीं था। प्लान किसने किया था? ए और बी ने किया था, तो सी उसका हिस्सा नहीं था। तो यहाँ क्या होगा? A and C has not conspired together, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of, उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इन परसुएंस ऑफ, इस बात का ध्यान रखना है। तो इन परसुएंस ऑफ के अंदर कोई भी कंस्पिरेसी होगी, उसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे वो सब बराबर के दोषी होंगे। तो इन परसुएंस ऑफ विच जेड हैज बीन मर्डर, मकसद क्या है? जेड को मारना। जेड को मारने के लिए उस श्रृंखला के अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो सब इसके अंदर हिस्सेदार होंगे, वो सब इसके अंदर, इस ऑफेंस के अंदर पार्टिसिपेटर होंगे। तो यहाँ पर C is therefore committed the offense defined in this section and is liable for the punishment of murder। तो इसके लिए क्या है? C भी लाइबल है। अब वो ये नहीं कह सकता साहब ये तो ए का था लेकिन A और C हम तो कभी मिले ही नहीं, तो इस चीज़ का यहाँ प्ली नहीं ले सकता यहाँ पर। तो यहाँ तक एक बार आप दोबारा पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इवन दो फिर भी हम इसको जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो इसको एक बार रिवाइज करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। इसके लिए इंस्टिगेशन के लिए, इंस्टिगेशन और कंस्पिरेसी में थोड़ा सा अंतर आ तो गया कि कंस्पिरेसी के अंदर कोई कैसे भी इन्वॉल्व है। अब इंस्टिगेशन के अंदर क्या था? ए ने बी को कहा, बी ने सी को कहा, तो यहाँ तक चेन बन रही है। लेकिन यहाँ क्या है? उसने बताया था कि ए ऐसा चाह रहा है, या ए ने किसी को काम दे दिया, उसने दे दिया। यहाँ पर क्या है? ए ने बी को कहा और बी ने सी को कहा। सी को कहा मर्डर करने के लिए नहीं कहा, सी को कुछ प्रोक्योर करने के लिए कि जहर ला के दे। तो इसलिए तो कंस्पिरेसी के अंदर किसी व्यक्ति की कितनी भूमिका है वो देखने की है, लेकिन सजा कम नहीं होगी, उसकी भूमिका चाहे कुछ भी हो। जहर ला के दिया, उसने बताया तो है कि ये जहर किस लिए चाहिए, उसको पता है कि जेड को मारने के लिए जहर चाहिए, और फिर वो ला के दे रहा है। यदि वो कहता चूहे मारने के लिए कहिए तो फिर क्या हो जाता? तो फिर सी का क्या होता? सी गुड फेथ के अंदर लेके आया था, वो इस चीज़ के लिए नहीं लेके आया। तो यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। पढ़ोगे तो और इलस्ट्रेशन करेंगे, कुछ केस लॉज भी करेंगे हम इसके अंदर, किस किस सिचुएशन के अंदर, अगले उसके अंदर हम करेंगे, कुछ केस लॉज भी करेंगे इसके अंदर। तो उसके अंदर देखेंगे कि कहाँ कहाँ तक अबेटमेंट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो लेंदी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं आज यहीं तक रख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो भी दिक्कत होती है, ऑनलाइन वालों को तो खास तौर से, ठीक है। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।